यहाँ पे जहाँ सड़क की समस्या थी, पानी की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, उन्होंने सुलझाने की कोशिश की और तमाम ऐसी योजनाएं लागू करवाई जिससे आपकी भलाई हो। सोनिया जी ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ये तो समझ के नहीं किया कि आप पे कोई एहसान कर रही थी। उन्होंने ये भी नहीं समझ के करा कि ये सब करने से किसी तरह से उनका फायदा हो। उन्होंने ये सब कार्य आपके लिए इसलिए किए क्योंकि वो सेवा को अपना धर्म मानती है। ये मेरी दादी जी की कर्मभूमि है, इंदिरा जी की कर्मभूमि है, हमारे लिए ये पवित्र भूमि है। सोनिया जी ने ये कार्य इसलिए किए क्योंकि वो आपकी का आदर करती हैं। वो ये समझती हैं कि अगर वो आज नेता हैं तो वो आपकी वजह से है। लेकिन आजकल देश भर में आपने देखा होगा कि इसकी विपरीत राजनीति चल रही है। एक ऐसी राजनीति चल रही है जिसके नेता समझते हैं कि सत्ता सब उन्हीं की है, कि जनता महत्वपूर्ण नहीं है, मंत्री महत्वपूर्ण है, बड़े बड़े उद्योगपति महत्वपूर्ण हैं, उनकी सत्ता महत्वपूर्ण है। और इसका मिसाल आप देश भर में देख रहे हैं, देश भर के साथ आप रायबरेली में भी देख रहे हैं। जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, जो इस बार चुनाव में खड़े हैं, इन्हें मैं अच्छी तरह से जानती हूं। मैं ही हूं जिनके पैर पकड़ के इन्होंने कहा था, दीदी आप मेरी बहन हैं, जान चली जाएगी लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। ये लफ्ज उन्होंने मुझे कहे थे जब वो कांग्रेस में थे। कुछ ही दिनों बाद बीजेपी में शामिल हुए और उसके कुछ ही दिनों बाद यहाँ पे प्रचार शुरू किया। और जिस तरह के प्रचार कर रहे हैं वो आप सब मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो राजनीति है जिसका मिसाल आप देश भर में देख रहे हैं, ये कैसी राजनीति है? इसमें प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बताया जाता है कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे आपको। इसमें आपको 5 साल पहले बताया गया था कि हर गरीब परिवार के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। इसमें आपको बताया गया था कि इस तरह का विकास होगा कि कभी पहले इस देश में कुछ ऐसा नहीं हुआ है। ये सब चीजें आपको बताई गई थी 5 साल पहले। पब्लिक ने भाजपा में विश्वास किया, उनके नेताओं में विश्वास किया, भारी बहुमत से केंद्र में इनकी सरकार आई। आज मैं गांव-गांव जाती हूँ। मेरे भाई ने मुझे उत्तर प्रदेश के एक हिस्से का प्रभारी बनाया है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो पिछले 2 महीनों से मैं घूम रही हूँ और जहां जहां मैं जा रही हूँ मुझे असलियत दिख रही है। एक तरफ प्रचार, टीवी चलाएं तो आपको दिखेगा कि भगवान जाने क्या क्या किया हुआ है, कितनी तरक्की हुई है लोगों की इनके राज में। और दूसरी तरफ असलियत, वो असलियत जो आप जी रहे हैं, वो असलियत जो उत्तर प्रदेश का किसान जी रहा है। मैं फैजाबाद में हाथ जोड़ के रो के, आंसू आ रहे थे उसके आंसू में। एक किसान ने मुझे कहा कि दीदी कुछ भी करिए, इस सरकार को हटवाइए, क्योंकि आवारा पशु से हम इतना परेशान हैं। इनके राज में यही देखा है हमने, हमें रात भर खेतों को बचाने के लिए खेतों में बैठना पड़ रहा है। मैं भदोही गई, वहां के बुनकरों ने मुझे बताया कि इनकी नीतियों की वजह से, जीएसटी, जिस तरह की जीएसटी इन्होंने डाली है उसकी वजह से, नोटबंदी की वजह से उनका 10,000 करोड़ का व्यापार, 10,000 करोड़ रुपयों का जो व्यापार था, तो एक बड़ा व्यापार नहीं था, छोटे छोटे उद्योगपति थे,
उनके व्यापार बर्बाद हो रहे हैं। मैं गंगा की यात्रा पे गई तो मुझे मल्लाहों से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि 10,000 परिवारों के पट्टे ले लिए गए हैं। किस लिए? कोई कुछ बनाना था उनको वहां पे, उसके लिए, और उनको उसके बजाय कुछ नहीं मिला, और जो बनाना था वो भी पूरी तरह से नहीं बना। फिर मैं महिलाओं से मिली, आशा बहुओं से मिली, और मैं आंगनवाड़ी की महिलाओं से मिली। उन्होंने मुझे बताया कि उनका मानदेय नहीं मिलता, और जब मिलता है तो मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है पिछले 5 सालों में। तो जहां जहां भी मैं जाती हूँ मुझे दुख दिखता है, पीड़ा दिखती है। नौजवानों से पूछती हूँ रोजगार है, कोई ऐसा एक नौजवान नहीं मिला है आज तक मुझे, इन 2 महीनों से मैं घूम रही हूँ, जिसको इस सरकार ने रोजगार दिया हो। तो ये असलियत है। और वहां अखबारों में इनका चेहरा, बड़ी बड़ी बातें कि ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, टीवी चलाएं तो उसको वहां प्रचार, रेलगाड़ी में जाएं तो बक्सों के ऊपर भी इनका चेहरा, उस पे भी उनका प्रचार। तो ये एक एकदम अलग तरह की राजनीति है। जो आपका अनुभव रहा है वो एक ऐसी राजनीति है जिसमें जो नेता आया है आपके सामने वो ये समझ के आया है कि उसकी औकात क्या है। समझे आप? जो भी नेता आपके सामने आया है सांसदीय चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे उनसे पहले इंदिरा जी हो, वो सब समझते थे कि बनाने वाले आप हैं, कि एहसान आपने किया है हम पर, और इस एहसान को हमें चुकाना है। और इस एहसान को चुकाने का मतलब यह है कि हम आपकी भलाई के लिए काम करें। तो ये हमारा मकसद रहा है। अब स्थिति यह है कि जब से इनकी केंद्र में सरकार आई तो इतने सारे प्रोजेक्ट थे जो सोनिया जी ने शुरू कराए थे, जो इन्होंने जानबूझ के बंद किए। एम्स को देखिए, जो एम्स रायबरेली में बनने जा रहा था, एक 900 बेड का अस्पताल था। सबसे पहले तो इन्होंने इसको कम कर दिया, कहा कि 600 पलंग का बनाया जाए। ठीक है, कम कर दिया, कम से कम बनाना तो शुरू करिए। 5 सालों से इन्होंने बनाना ही बंद कर दिया है, कुछ नहीं किया है। ओपीडी चलती है, उसमें डॉक्टर आते हैं, वो ओपीडी भी हमने चलवाई बड़ी मुश्किल से। डॉक्टर आते हैं, लेकिन जो वहां पे इमारत बननी थी, जो अस्पताल बनना था, वो वहीं का वहीं है। इसी तरह से इंदिरा गांधी महिला विश्वविद्यालय, उसको शुरू करना था, उसकी घोषणा हुई, शुरुआत हुई, उसको बंद कर डाला इन्होंने। अमेठी में फूड पार्क बनना था। फूड पार्क ऐसी चीज थी जिससे 5 लाख किसानों को अब तक फायदा हो जाता। अगर ये फूड पार्क उस समय खुल जाता जब हमारी सरकार ने घोषणा की थी और शुरुआत की थी, तब से लेकर आज तक कम से कम 5 लाख किसानों का फायदा होता। इन्होंने उसको भी बंद करवाया, कुछ होने ही नहीं दिया, शुरू ही नहीं होने दिया। यहाँ रायबरेली में हम स्पाइस पार्क बनाने वाले थे, पुदीना उगाने के लिए, मिंट के लिए, ये सब, उसको भी उन्होंने नहीं करने दिया। मोटर ड्राइविंग कॉलेज बन रहा था, नौजवानों के लिए बहुत फायदेमंद होता, रोजगार मिलते लोगों को, उसकी भी बिल्डिंग 5 सालों से नहीं बनी। रिंग रोड वहीं की वहीं है जहां 5 साल पहले थी, अधूरी की अधूरी पड़ी हुई है। ऊंचहर और आईटीआई रेलवे और ओवरब्रिज, वो भी अधूरा। तो ये सब क्यों किया है इन्होंने? अगर इनकी नीयत साफ है, अगर सरकार की नीयत साफ है, तो उनको क्या मतलब है कि यहाँ का सांसद कौन है? उनको तो ये मतलब होना चाहिए ना कि यहाँ की जनता की जरूरतें क्या है, कि यहाँ अगर एम्स बनता तो जनता का फायदा होता, अगर उद्योग चलते, अगर फूड पार्क बनता तो किसानों का फायदा होता। एक सरकार जिसकी नीयत सही है वो इस नीयत से करेगी कि हाँ जनता की भलाई होगी। ये थोड़ी देखेगी कि ये सोनिया गांधी का क्षेत्र है तो इसमें जो भी काम हो रहे हैं उसको बंद करा दो। ये तो गलत नीयत है ना।
तो आपको जब आप वोट देने जाते हैं तो आपको दो चीजें देखनी चाहिए, नीतियां और नियत। अब इनकी नीतियां आप देखिए, जो भी इन्होंने किया, इन्होंने कुछ उद्योगपतियों के फायदे के लिए किया। जब हम कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कुछ दिनों पहले कि 72,000 रुपए हर गरीब परिवार को सालाना कम से कम 72,000 रुपए मिलने चाहिए सरकार की तरफ से, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा देश में पैसे ही नहीं है इसके लिए। अब आप मुझे बताइए, अगर बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के लिए इस सरकार के पास 317,000 करोड़ रुपए थे, 317,000 करोड़ रुपए, तो क्या गरीब परिवारों को 72,000 रुपए सालाना देने के पैसे नहीं है? अब इनकी नीतियां देखिए, इनकी नीतियां देखिए। एक दिन सुबह उठे और ये सोचा कि नोटबंदी होनी चाहिए। नोटबंदी की, जनता को कह दिया कि तुम बहुत बड़ी देशभक्ति कर रहे हो, लाइन में खड़े हो जाओ, अपने सारे पुराने नोट जमा करा दो, सारा काला धन वापस आएगा देश में। और जनता बेचारी ये सोचकर कि देशभक्ति कर रहे हैं हम, कि चलो इससे देश की भलाई होगी, आप खड़े हो गए कतार में घंटों के लिए। मुझे मालूम है रायबरेली की क्या स्थिति थी, कहां से गांव से महिलाएं जा रही थी अपनी बचत लेके कि जब मैं इसको जमा कर दूं, देश की भलाई होगी। क्या हुआ? कोई काला धन वापस नहीं आया इस देश में। हाँ, ये जरूर हुआ कि इन्होंने अपना काला धन बदला दिया, ये जरूर हुआ। और आज कुछ सालों बाद ये असलियत सारी बाहर आ रही है। किसान के प्रति इनकी नीतियों को देखिए, किसान के प्रति नीतियों को देखिए। किसान के कर्ज माफ करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जैसे ही हमारी सरकारें आई, 10 दिनों के अंदर वो काम शुरू हो गया। तो इनकी नीतियां जो है जन विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, गरीबों के विरोधी है, और महिलाओं के बारे में तो आप पूछिए ही मत। जितनी असुरक्षित आज महिला है इस देश में, उतनी कभी नहीं हुई। आप सब यहाँ बैठी हैं, मुझसे ज्यादा आप जानती हैं कि आपको क्या क्या झेलना पड़ता है। क्या किया है आपके लिए? एक उज्ज्वला स्कीम दी, उसमें आपको एक गैस का सिलेंडर मिला, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई और सिलेंडर मिला आपको बंद करना पड़ा वो चूल्हा। तो एक तरफ इनकी ये नीतियां हैं, दूसरी तरफ इनकी नीयत खराब है। कांग्रेस पार्टी की नीतियां आप देखिए। हमने एक घोषणा पत्र बनाया। हम चुनाव में आपके सामने आते हैं तो हम बात करना चाहते हैं आपके विकास की। हम पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए क्या करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं अपने घोषणा पत्र में कि अगर नौजवान अपना बिजनेस चलाना चाहे तो हम उसके लिए बहुत आसान कर देंगे, कि 3 सालों के लिए उसे कोई परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, उस पर बड़ी टैक्स नहीं लगेगी। हम कह रहे हैं कि जो मनरेगा हमने शुरू किया, जिसको इन्होंने ठप किया है, जो 100 दिन का मनरेगा था, हम कह रहे हैं हम उसको 150 दिन का बनाएंगे। आपने देखा है कि मनरेगा को इन्होंने क्या किया? ऊपर से बढ़िया प्रचार कि हम मनरेगा में खूब सारे पैसे डालेंगे। अंदर से क्या किया? आज तमाम गांवों में मनरेगा के जो काम हैं जिनसे आपको रोजगार मिलने चाहिए, वो ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं और जेसीबी से किए जा रहे हैं। उसमें मजदूरी के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी इन्होंने। आज मनरेगा के मजदूरों को 6-6 महीने ठहरना पड़ता है पैसे मिलने के लिए। ये पहले स्थिति नहीं थी। तो कांग्रेस पार्टी ये घोषणा कर रही है कि अगर हमारी सरकार आएगी, 100 दिन से 150 दिन का मनरेगा होगा और
मनरेगा को मजबूत बनाया जाएगा। एक और घोषणा की है हमने 72,000 रुपए वाली, कि हर गरीब परिवार को हर साल 72,000 रुपए मिलने चाहिए, ताकि कोई इतना गरीब न रहे कि एकदम संकट में रहे। और हम कह रहे हैं कि सरकार का धर्म है कि आप गरीबों की मदद करें। फिर हमारे घोषणा पत्र में हमने ये भी बोला है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो सरकारी अस्पतालों में जांच और इलाज मुफ्त में होगा। हम ये भी कह रहे हैं कि 12वीं तक सरकारी पाठशालाओं में 12वीं तक पढ़ाई मुफ्त होगी।